गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्रीकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रो वाइड। आज मैं काफ़ी दिन के बाद भी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज आई हुई है। अभी पीछे एक महीने में देखा सारे फंडों ने रिकवरी अच्छी दिया है। अभी आगे क्या होने वाला है, कैसे हम अपने एसेट एलोकेशन करें, कितने परसेंट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या सेक्टोरियल में रखें, कितना डेट कितना इक्विटी में रखनी चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ग्लोबल इशू कैसा लग रहा है, टेरिफ का कैसा इशू है, थोड़ी थोड़ी चर्चा हम लोग इस पर करेंगे। लेकिन जो मेजर डिस्कशन होगी वो आप जीडीपी के नंबर पे है, जो बहुत ही आप कह सकते हैं कि अच्छी न्यूज़ है। इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि जीडीपी का नंबर ऐसा आएगा। अब मैं पहले शुरू करूंगा कि पिछले 2 दिन में बाजार नीचे गया है। अगर लास्ट एक महीने का देखें डेटा तो एफआई ने थोड़ा सा सेल ही किया है, डीआई ने स्ट्रांगली बाई किया है। करीब करीब 22,000 करोड़ से ऊपर की बाइंग है। स्ट्रांग मूवमेंट आई थी सारे सेक्टर में। पर्टिकुलरली एनबीएफसी और बैंकिंग में एक न्यू हाइक देखा गया है। तो क्या ये ट्रेंड रहने वाला है, नीचे जाएगा, हमें क्या करनी चाहिए? बाजार 26,300 को छू के फिर वापस आ गया नीचे, तो एक न्यू हाइक की ओर जाने के लिए तैयार है। क्या क्या पॉजिटिव फैक्टर है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि बाजार 30,000 को छूने को है बेकरार, ये वापस 20,000 की ओर नहीं लग रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करनी चाहिए, कितनी परसेंट इक्विटी कितनी परसेंट डेट में रखनी चाहिए अपनी एलोकेशन को? तो अभी अगर एज ए इन्वेस्टर मैं बात करता हूँ, हर एक का ये, जैसे मैं बोलता हूँ कि अपनी रिस्क लेने की एपेटाइट अलग अलग होती है। कोई 20% इक्विटी लगा के खुश होता है, किन्हीं को 8% रिटर्न, 7% में अगर टैक्स फ्री रिटर्न मिल जाता है, दे आर हैप्पी ऑन दैट। लेकिन किसी को 15% से भी ऊपर चाहिए। तो ये रिस्क लेने की एपेटाइट अपनी अपनी अलग अलग है, तो इस पर मैं चर्चा करूँगा। अगर एक नॉर्मल मैं 44 ईयर्स का, अगर मुझे अभी अपनी इक्विटी परसेंटेज की बात करनी पड़े तो मैं अपनी 80 to 90% डेफिनेटली इक्विटी में एक्सपोजर रखूँगा। जिसका कारण क्या क्या है? जीडीपी 8.2% का जो डेटा आया है वो बहुत ही अच्छा है। टैक्स कलेक्शन भी पीछे इम्प्रूव ही हुआ है, लोगों की बाइंग पावर जिससे बढ़ेगी। लास्ट ईयर जो टैक्स में कटौती दिया गया था इनकम टैक्स में, उसकी वजह से कंजम्पशन में भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। साथ में एसआईपी की जो टिकट साइज है वो भी बढ़ा है। ग्लोबल फैक्टर जरूर खराब रहा था, वो टेरिफ को लेके हो, युद्ध को लेके हो, तो इसकी वजह से बहुत सारे स्मॉल कैप मिड कैप ने पिछले एक साल में रिटर्न नहीं दिया है। बट लार्ज कैप वापस बाउंस बैक हुआ और पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सबसे अच्छी चीज़ क्या हुआ कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने, जिसकी मैं हमेशा चर्चा करता हूँ, उन्होंने करीब करीब 15 से 20% ऑन द एवरेज रिटर्न दिया है, जिसका मुख्य वजह सिल्वर और गोल्ड में एक वन साइडेड मूवमेंट हुई थी। साथ में फंड मैनेजर की भी सबकी तारीफ करनी पड़ेगी, जिन्होंने अच्छे से मैनेज करके, जब मार्केट नहीं उतना बड़ा फिर भी 15 से 20% का एवरेज रिटर्न सारे एसेट क्लास एएमसी ने दिया है। अभी हमें क्या करनी चाहिए? अभी अगर जैसे मैंने बताया कि मैं अपनी जगह अगर इन्वेस्टर हूँ तो मैं 80 to 90% इक्विटी में एक्सपोजर अपना जरूर रखूँगा, क्योंकि मुझे इंडियन इकोनॉमी पे पूरा भरोसा है। जीडीपी वन ऑफ द बेस्ट है इन द वर्ल्ड। इन्फ्लेशन डाउन साइड है, रेट कट की फर्दर सिचुएशन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रेट कट होगी, क्योंकि अगर ज़्यादा रेट कट हो जाएगी, इंडिया इज ऑलवेज सुटेबल जहाँ पे इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा रहे, थोड़ी सी ऊपर हायर साइड में रहे तो बेहतर होता है। कॉरपोरेट अर्निंग में इम्प्रूवमेंट देखा गया है, पहले से बेहतर है। अब जो इस पे गवर्नमेंट कंजम्पशन है वो भी बढ़ा है पीछे, साथ साथ में प्राइवेट कंजम्पशन भी बढ़ा है, जिसकी वजह से ये जीडीपी के नंबर अच्छे आए हैं। अगर मैं उसकी इक्विटी की बात करता हूँ कि मुझे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कहाँ कहाँ रखनी चाहिए, तो अगेन रिस्क एपेटाइट है। कोई स्मॉल कैप में ज़्यादा रखता है, कोई मिड कैप में, कोई लार्ज कैप में। अगर आपको इस पर समझ में नहीं आता है कि मुझे इक्विटी लार्ज कैप में कितना रखना है, लार्ज, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो अभी रिसेंटली कुछ फंड हाउस ने एफओएफ, फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है, जिसमें फंड मैनेजर अपने हिसाब से चेंज करते रहता है अलग अलग अपना ही फंड में। फॉर एग्जांपल एक्स कंपनी है, वो सारे अपने लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में चेंज करते रहते हैं वो अपने हिसाब से। सेक्टोरियल में भी बढ़ाते घटाते रहते हैं। ये काफ़ी सक्सेस स्टोरी रहा है पीछे फंड ऑफ फंड। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है
तो वहाँ पे पैसे लगा सकते हैं। और आप भूल जाइएगा फिर, क्योंकि फंड मैनेजर सारा करेगा, कौन सा ओवर वैल्यूड है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, इससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगेन आपको अगर डर लग रहा है कि गोल्ड है, सिल्वर में लूँ, गोल्ड लूँ, इक्विटी जाऊँ, डेट करूँ, एफडी करूँ, नहीं समझ में आ रहा आपको, तो जो मैंने बताया था मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि वहाँ भी फंड मैनेजर अपने हिसाब से उस इक्विटी की परसेंटेज को घटाते बढ़ाते रहते हैं। गोल्ड में ओवरवेट करना है, अंडरवेट करना है, उनको बेहतर पता होता है, और आप वहाँ पे एक डिसेंट रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अगर ये सब भी अगर आपको नहीं पता, तो मेरी यूट्यूब को फॉलोअप करते रहें। अगर मेरे हिसाब से रिस्क लेने की एपेटाइट है कि नेक्स्ट आपको 6-7 साल 10 साल पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो आप इक्विटी परसेंटेज अपना बढ़ा के रख सकते हैं। जैसे पिछले 3 महीने पहले मैंने ये बोला था, क्या भारतीय बाजार, भारत की इक्विटी मार्केट जब बाजार नीचे था, 10 से 12% का रिटर्न देगा यहाँ से एब्सोल्यूट एक साल में। बहुत सारे लोगों का व्यू था कि डबल डिजिट रिटर्न आना मुश्किल है, लेकिन 3 महीने में ही 10% से ऊपर का एब्सोल्यूट रिटर्न बहुत सारे फंड हाउस ने, बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनियों ने दिया है। और आगे क्यों मुझे लगता है कि इंडियन इकोनॉमी या निफ्टी 31,000 लेवल की ओर मूव कर रहा है, उसकी मुख्य वजह है जो मैंने पीछे बताया था कि जीडीपी का डेटा बहुत अच्छा आया है, टैक्स का कलेक्शन अच्छा आया, जीएसटी का भी कलेक्शन ठीक है, इन्फ्लेशन डेटा नीचे ही है। अब जो ग्लोबल क्यूज है, जो टेरिफ का है, वो मामला ठंडा ही हो गया, वो सेटल डाउन ही होगा, आपस में नेगोशिएशन होगा, तो विन विन सिचुएशन होगी सबके लिए, तो भी पॉजिटिव संकेत है। एफआईज की बाइंग नहीं हुआ है बहुत दिन से, वो भी होना चाहिए। और साथ में जो अभी आप ये कॉर्पोरेट अर्निंग की बात कर रहे हैं, वो भी वहाँ से थोड़ा सा इम्प्रूव होके आनी चाहिए। जो ऑटो सेल्स का नंबर आया है पीछे, वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, और ये इंडिकेट करता है कि भारतीय बाजार एक अच्छी जगह पे है। तो अगर अभी आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं इक्विटी में, तो मेरे हिसाब से आप मिस कर रहे हैं। डेट में आपको नो डाउट 6-7% का रिटर्न बनेगा, चाहे एफडी हो, लेकिन एफडी में क्या होता है कि आपकी टैक्स देने के बाद इन्फ्लेशन के बराबर का अगर रिटर्न बनता है, तो आपकी मनी की डिवेल्युएशन होती है। तो अगर आपके पास लंबा रिस्क लेने की कैपेसिटी है और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो म्यूचुअल फंड सही नहीं है, म्यूचुअल फंड ज़रूरी है। तो सभी भाइयों से, सभी बहनों से जिन्होंने नहीं इन्वेस्ट कर रखा है या आगे करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि कैसे मैं करोड़पति बन सकता हूँ, कैसे मैं अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए एक अच्छी इंस्टीट्यूट में भेज सकता हूँ, कैसे मैं अपनी बिटिया रानी को अच्छी जगह शादी करा सकता हूँ जिसमें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कैसे मैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग रिटायरमेंट अच्छा से कर सकता हूँ, तो म्यूचुअल फंड एसआईपी जरूर करें इक्विटी में। वहाँ से आपकी वैल्यू मनी की ग्रोथ ज़्यादा होगा, कई टाइम्स होगा एज कम्पेयर टू एफडी। तो लेकिन अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किए हैं, तो स्टार्टिंग अगर आपको डर लग रहा है, तो मल्टी एसेट कैटेगरी से कर सकते हैं, या एक बैलेंस एडवांटेज फंड से किसी का भी कर सकते हैं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ग्रोवाइड की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको कुछ पास्ट रिटर्न का डेटा दूंगा, जिससे आपको डिसीजन लेने में हेल्पफुल होगा, या आप नज़दीकी कोई भी बैंक में जाके वहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। जय हिंद, जय भारत।